हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्री एकेडमी। गाइस, जो आज हमारा टॉपिक है लिटरेचर के अंदर, वो जो हम लिटरेरी टर्म वगैरह कर रहे थे, उसमें जो इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है और लिटरेरी टर्म है, मैं उन्हीं को लेके आई हूँ गाइस आज के टॉपिक में। ये सभी जो है आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे जो है केवीएस का दें, डीएसएसबी का दें, फिर नेट का दें, तो सभी में ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है, हरियाणा जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, अगर वो आप एचएसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी वो किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे भी लिटरेचर वगैरह आता है, उन सब में ये जो है टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइज। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दूँ ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दें उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक गाइस। सबसे पहले हमारे सामने है ऑक्सीमोन। ऑक्सीमोन क्या होता है? तो ये जो है बहुत सारे, मतलब ये जो टर्म है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिगर ऑफ स्पीच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ऑक्सीमोन होता क्या है? तो ऑक्सीमोन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये जो है कॉम्बिनेशन होता है टू वर्ड्स का, दैट टुगेदर एक्सप्रेस अ कंट्राडिक्टरी, और वो जो है एक दूसरे को क्या है, वो कंट्राडिक्टरी होते हैं एक दूसरे के। इट इज़ यूज्ड फॉर एम्फेसाइजिस। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? एम्फेसाइज करने के लिए, फॉर ह्यूमर, या तो ह्यूमर को दिखाने के लिए, या फिर जो है किसी तरह की टेंशन को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। यानी गाइस, ऑक्सीमोन क्या होता है? ऑक्सीमोन होता है कि भाई दो वर्ड ऐसे मिलेंगे आपको, यानी डेफिनेशन हो गई, स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है, लेकिन अगर हम बात करें कि ऑक्सीमोन होता क्या है, तो ऑक्सीमोन का मीनिंग होता है गाइस कि दो वर्ड ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं, दो जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग से होते हैं, उसको बोला जाता है। यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं, लेकिन इस तरह से यूज़ किया जाता है दोनों को कि भाई वो जो है एक या तो ह्यूमर को शो करे, सेंटेंस में ह्यूमर को क्रिएट करे, या फिर किसी तरह की टेंशन को क्रिएट करे, तो उसको बोला जाता है। तो जैसे आप ये कहें, कई बार आपने ऐसा वर्ड सुना होगा, जैसे हम नॉर्मली हिंदी में भी बोलते हैं बिल्कुल मर गया। जैसे कोई कहे कि ये मर गया, तो कह देते बिल्कुल मर गया। तो जो मर गया वो बिल्कुल क्या और कम क्या और ज़्यादा क्या, यानी जो डेड है तो वो डेड ही हो गया है, अब उसमें थोड़ा और कम क्या हो सकता है। तो यानी यहाँ पे क्या है कि जब आप कह रहे हो कि बिल्कुल मर गया, तो ये वर्ड क्या है? तो या तो टेंशन को, वही बिल्कुल सीरियसनेस को दिखाने, या कई बार हम ह्यूमर के लिए भी यूज़ कर लेते हैं इन चीज़ों को। तो गाइज, ये होता है दो ऑपोजिट वर्ड जब एक दूसरे के साथ आते हैं, यानी कंट्राडिक्टरी वर्ड होते हैं, और वो दोनों इकट्ठे होकर कोई सेंस देते हैं, और क्या क्रिएट करते हैं? या तो ह्यूमर को क्रिएट करेंगे, या फिर किसी तरह की टेंशन को क्रिएट करेंगे। तो जैसे अगर हम देखें इसको, जैसे क्रुएली काइंड लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें जो हमारे सामने आए हैं, तो क्रुएली काइंड, क्रुएल क्या होता है गाइस? निर्दयी होता है, और काइंड क्या होता है? दयालु होता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जो है ऑपोजिट वर्ड हैं, लेकिन फिर भी ऐसे यूज़ किया है। तो यानी काइंड है, और वो जैसे हम यूँ कहते थे ना, ये तो दयालु है या ईमानदार है, बहुत बुरी तरह से ईमानदार है। तो देखो, बुरी तरह से हम बोलते हैं हिंदी में, किसी को कहें कि बहुत बुरी तरह से ईमानदार है ये आदमी, तो बुरी तरह तो एक नेगेटिव क्वालिटी है, और ईमानदार जो होना वो एक पॉजिटिव क्वालिटी है। लेकिन अगर हम यहाँ इस तरह से यूज़ करते हैं कि बुरी तरह से ईमानदार होना, तो बुरी तरह से ईमानदार होने का क्या है कि दो जो है कंट्राडिक्टरी वर्ड आए हैं, और वो एम्फेसाइज कर रहे हैं किसी चीज़ की, आदमी जो सामने वाला है, ही इज़ द वेरी ट्रू पर्सन, यानी कि बहुत जो है ज़्यादा वो ट्रू है। यानी आप उसकी जैसे कहें कि हरिश्चंद्र टाइप जो होता है, यानी वैसे तो सच तो हम भी बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा इधर उधर भी कर देते हैं। लेकिन जो बिल्कुल यूँ कहे ना कि हरिश्चंद्र जैसा हो, कि बिल्कुल झूठ ही नहीं बोलता है, ऑनेस्टी इतनी ज़्यादा है, तो ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, जिसको हम कहें ही इज़ वेरी ट्रूथफुल पर्सन। तो उसके लिए यानी जहाँ पे आप वेरी लगाना चाहते हो, वहाँ पे एक हिंदी में भी हम ऐसा वर्ड दे देते हैं। जैसे मैंने कहा कि बुरी तरह से ईमानदार है, बुरी तरह से जो है ऐसा है, तो प्रिटी अगली भी बोलते हैं इंग्लिश में। प्रिटी तो सुंदर के लिए यूज़ किया जाता है, और अगली जो है वो किसके लिए होता है? वो बदसूरत के लिए होता है। तो दो ऑपोजिट वर्ड है, लेकिन जैसे ही दो ऑपोजिट वर्ड मिलते हैं, तो वो जो है या तो ह्यूमर को क्रिएट करेंगे, या फिर जो है टेंशन को क्रिएट करेंगे, तो उसको बोला जाता है गाइस ऑक्सीमोन। तो जैसे क्रुएली काइंड लिखा। अब ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्यूओस। क्यूओस क्या होता है गाइस? क्यूओस वो होता है जब अव्यवस्था होती है कहीं पे, यानी शोर शराबा हो रहा है, चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, या जैसे अगर हम कहें कि क्यूओस हो गया, माइंड में भी क्यूओस हो जाता है, जब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हो उसको क्यूओस बोलेंगे। या फिर जैसे मार्केट में जाते हो आप और सब कुछ अस्त व्यस्त हो, थोड़ा सा वॉयलेंस टाइप हो जाए, तो उसको भी क्यूओस बोला जाता है। तो एक बात बताइए, ये चीज़ जो क्यूओस हो गया तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो ही नहीं सकता, यानी वो व्यवस्थित। ऑर्गेनाइज का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ व्यवस्थित होना। ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज्ड होना, यानी कि सलीके से होना, और क्योस तो होता ही जो सलीके में ना हो वो चीज़, तो उसको बोला जाता है। यानी दो अपोजिट वर्ड एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्टरी फॉर्म में भी आके वो जो है ह्यूमर को या टेंशन को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंसेनली लॉजिकल। इंसेनली लॉजिकल, लॉजिकल होता है कोई बात तर्कसंगत हो, और इंसेन होता है पागलपन। इंसेन का मीनिंग होता है कोई पागल होना या इलॉजिकल बात कह लीजिए, यानी आप किसी को कहें कि इतनी बेवकूफ़ी भरी बात क्यों, तो बेवकूफ़ी भरी जो होती है वो इंसेनली होता है। तो इंसेनली लॉजिक ये है कि बिल्कुल पागलपन की हद तक बिल्कुल ठीक है तुम्हारा जो लॉजिक है, तो लॉजिक है तो वो पागलपन नहीं हो सकता, लेकिन दोनों वर्ड आते हैं एक दूसरे के, और वो जो है इस तरह से यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में ताकि ह्यूमर को क्रिएट किया जा सके। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा गाइस कि ऑक्सीमोन होता क्या है। तो जब दो अपोजिट वर्ड आते हैं और वो जो है एक दूसरे के साथ जो है कंट्राडिक्टरी फॉर्म में भी होते हुए एक दूसरे के साथ आते हैं, यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में, ताकि हमारे जो स्टेंजा है या हमारा जो पीस ऑफ लिटरेचर है वो जो है उसमें ब्यूटी आ जाए, उसमें जो राइटर या पोइट कहना चाहता है, एम्फेसाइज करना है जिस चीज़ को, वो एम्फेसाइज कर सके। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, सोलिलोकी क्या होता है। सोलिलोकी क्या होता है, जैसे अगर हम ये पहले इसकी स्टेटमेंट लेते हैं, ए टाइप ऑफ मोनोलॉग। ये एक टाइप का मोनोलॉग होता है, दैट्स ऑफन यूज्ड इन ड्रामा, जो ड्रामा में यूज़ किया जाता है। ए सोलिलोकी इज व्हेन ए कैरेक्टर स्पीक्स अलाउड टू हिमसेल्फ देयर बाय रिवीलिंग हिज इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। इसमें एक वर्ड आया है गाइस मोनोलॉग। पहले इसकी बात करते हैं कि मोनोलॉग क्या होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा मोनोलॉग, सुना होगा, या फिर आपने पूरा ये से सुना होगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। तो इसके साथ आप एक ये भी टर्म कर लेंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। तो गाइस मोनोलॉग को समझने के लिए पहले आप इसका थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलिए। जैसे यहाँ पे मोनोलॉग लिखा, तो लॉग क्या होता है और मोनो क्या होता है, यानी इस वर्ड को देखो तो मोनो जो है उसका मीनिंग क्या होता है और लोगो क्या होता है, सब कुछ इसी में है। तो लोगो का जो मीनिंग है गाइस, लोग होता है टॉक, ये जो पीछे लिखा हुआ लोगो जो लिखा हुआ मोनोलॉग जिसको हम बोल रहे हैं, तो इसका मीनिंग होता है टॉक, कन्वर्सेशन भी कह सकते हो आप इसको, टॉक कह लीजिए, कन्वर्सेशन कह लीजिए। मोनो का मीनिंग होता सिंगल, वन होता है इसका मीनिंग, सिंगल या वन, ये मीनिंग होता है, यानी एक होता है इसका मीनिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्रामेटिक मोनोलॉग का मीनिंग होता है, मोनोलॉग का ही मीनिंग ये होता है जिसमें जो है एक ही स्पीकर होता है, जिसमें एक ही स्पीकर होता है, और जो दूसरा जो लिसनर होता है वो कोई वर्ड नहीं बोलता, यानी वो किसी तरह की कन्वर्सेशन नहीं करता है। जो कुछ बोलता है वो सिर्फ जो है एक स्पीकर ही होता है, वही बोलेगा सारे डायलॉग। और जो ऑडियंस होते हैं या रीडर होते हैं उन्हें कैसे पता चलता है कि लिसनर भी है कोई, तो लिसनर जो है कैसे पता चलेगा, जो उसके एक्सप्रेशन आएंगे, उसके बात करने का तरीका जो होगा, जो स्पीकर होता उसी की बातों से हमें पता चलेगा कि ये किसी को बोल रहा है और इसकी बात कोई सुन रहा है, तो उसको बोला जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल लास्ट राइड टुगेदर है। लास्ट राइड टुगेदर में क्या होता है, जो हीरो होता है वो हीरोइन को कहता है कि वो उसको जो है प्रपोज करता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। फिर वो ये कहता है कि चल ठीक है कि तेरा जो हमारा रिलेशन तो नहीं हो सकता, तो क्या तुम मेरे साथ एक लास्ट राइड पे चल सकती हो। तो वो जितने डायलॉग बोलता है वो हीरो या जो बॉय है वही बोलता है, इसमें जो लड़की है उसका कहीं एक सिंगल भी डायलॉग नहीं आता है। लेकिन फिर भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई गर्ल है, इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में कोई दूसरा भी है, यानी लिसनर कौन है, वो गर्ल है। तो हमें कैसे पता चलता, वो उसके एक्सप्रेशन है जो वो कहता है कि भाई उसने जिस तरह से उसके वो जब मैंने उसको प्रपोज किया तो उसके जिस तरह से जो है हेयर जो है फ्लो हो रहे थे, या फिर उसने जैसे मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि भाई हमारा रिलेशन तो नहीं बन सकता लेकिन क्या हम लास्ट राइड पे चल सकते हैं, तो वो उसमें क्या करती है कि वो जो है जिस तरह से स्माइल करती है, तो वो जो है स्पीकर बताता है ये सारी बातें। तो हमें पता चलता है कि इसकी बात सुनने वाला भी कोई है यहाँ पे, यानी लिसनर भी यहाँ पे है। तो ये होता है गाइस ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसको तो बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब यहाँ पे बात करते हैं सोलिलोकी। सोलिलोकी भी मोनोलॉग की ही एक फॉर्म होती है। तो इसको वैसे तो हमने रीड कर दिया है ये क्या है, लेकिन मैं इसको सिंपल बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एम ये होता है कि जो एक बुकिश लैंग्वेज को देखो, बुकिश लैंग्वेज ज़रूरी होती है, वो हमें पढ़नी होती है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो होती है, तो हमें उसको सोल्व तभी कर पाते हैं जब हमारे पास बुकिश लैंग्वेज होती है। लेकिन गाइस जब तक आपको जो है
जो आपका कंटेंट है वो अगर आपको समझ में नहीं आएगा, उसका कंसेप्ट आप क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वो जो है ना बुकिश नॉलेज काम करती है, वो क्रैमिंग नहीं करती, क्योंकि पेपर में बैठ के आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ है क्या। तो मैं इसको सिंपल बताती हूँ आपको क्या होता है। तो मेरी कोशिश यही है कि हर चीज़ को मैं अपने वे से जितना हो सके उसको सिंपल करूँ। तो इसमें अब यहाँ पे मैंने कहा कि सोलिलोकी होती क्या है। तो सोलिलोकी क्या है गाइस, जैसे आप टीवी सीरियल देखते होगे, सबसे बड़ा एग्जांपल टीवी सीरियल में होता है। आपने देखा होगा कि जो विलन लेडी होती है टीवी सीरियल के अंदर, वो प्लानिंग करती रहती है जो प्रोटैगनिस्ट होती है उसके अगेंस्ट, जो यानी कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उसके अगेंस्ट वो जो हर टाइम प्लानिंग करती रहती है। अब वो जो प्लानिंग कर रही होती है तो वो जो है, जैसे वो कहे, वो कोई डायलॉग बोलते हैं, यानी उसने कोई प्लानिंग की, अब वो तो चुपचाप करेगी, उसको बताएगी तो नहीं, तो वो चुपचाप कर रही होती है, या वो सोच रही होती है मैं ऐसा करूंगी। तो वो क्या है कि ये बात उसको औरों को तो बतानी नहीं होती, लेकिन हमें जो ऑडियंस है हमें तो पता चलनी चाहिए। तो वो जब डायलॉग बोलती है तो वो बोल तो रही होती है मन मन में, यानी अपने मन में बोल रही होती है कि मैं ऐसे करूंगी, अब देखना इसके साथ ऐसे हो जाएगा। तो वो डायलॉग तो बोल रही होती है मन में, लेकिन ऑडियंस को क्या है वो सुनाए जाते हैं। क्योंकि ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि भाई ये क्या बोल रही है, ये क्या प्लानिंग करे, क्योंकि उसकी जो एक्यूरेसी भी तो बनाए रखनी है ड्रामा की, या जो फिर जो भी प्ले वगैरह चल रहा है या फिर जो सीरियल चल रहा है उसको ऑडियंस को भी उसके साथ जोड़ के रखना। अब उसने कोई प्लानिंग की, वो चुपचाप जाके बैठ जाए तो वो तो फिर ऑडियंस उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा, भाई इसने क्या किया, ये क्या सोच रही है। तो वो जो है मतलब क्या होता है, सोलिलोकी क्या होता है, जो एक कैरेक्टर है जितने डायलॉग बोलता है वो अपने मन में बोल रहा होता है एक्चुअल में, लेकिन जो अदर जो कैरेक्टर होते हैं उस प्ले के अंदर या ड्रामा के अंदर, उनको वो सुनाई नहीं देते। मतलब इस तरह से बनाया जाता है, वो चीज़ इस तरह से दिखाई जाती है कि जैसे उनको पता नहीं है, लेकिन जो रीडर है या ऑडियंस है उनको वो सारे दिखाई देते हैं, उसको सुनाई देते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। उसको बोला जाता है गाइस सोलिलोकी। उससे क्या होता है, जो विलन लगा लीजिए या फिर जो है वो कोई दूसरा, जैसे कई बार इस तरह की भी फीलिंग दिखाई जाती है, जैसे प्रोटैगनिस्ट की भी दिखाई जाती है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी भी दिखाई जाती है, वो चाहे हीरो हो या हीरोइन, कि वो ये सोच रहा है किसी के बारे में, उसने मेरे साथ ऐसा किया, या उसकी फीलिंग किसी के लिए ऐसी है, तो वो भी हमें जो है वो मन में सोच रहा होता है, लेकिन वो हमें जो है सुनाई जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई इसके दिमाग में ये चल रहा है। तो उसको बोला जाता है गाइस सोलिलोकी। तो यहाँ पे मैं फिर से रीड कर रही हूँ इसको। ए टाइप ऑफ मोनोलॉग दैट्स ऑफन यूज्ड इन ड्रामा, यानी ये हमेशा जो है एक टाइप का ये मोनोलॉग ही है ये, और मोनोलॉग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो ये एक टाइप का मोनोलॉग ही होता है और ये ड्रामा में यूज़ किया जाता है। और जो है ए सोलिलोकी इज व्हेन कैरेक्टर स्पीक अलाउड टू हिमसेल्फ, जो अपने आप से जो है थोड़ा जोर जोर से बोल रहा होता है, अपने आप से ही बोल रहा होता है, यानी एक्चुअली में वो मन में बोल रहा होता है। अलाउड इसलिए है बोला गाइस क्योंकि उसके मन की आवाज़ को बाहर निकाल के ऑडियंस या रीडर को दिखाया जाता है। देयर बाय रिवीलिंग हिज इनर थॉट्स एंड फीलिंग, जिससे उसकी जो इनर फीलिंग है वो निकल के आती है, उसको बोला जाता है सोलिलोकी। नेक्स्ट है गाइस हाइपरबोल। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है, इज द यूज ऑफ एग्जेरिगेशन। एग्जेरिगेशन क्या होता है गाइस, जिसको कहते हैं बढ़ा चढ़ा के कहना, किसी बात को बड़ा हाइप कर देना। तो हाइपरबोल हाइप से याद कर लीजिए। तो हाइपरबोल क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं उसको बोला जाता है हाइपरबोल। तो ये कह रहा है कि हाइपरबोल यानी कि जैसे हिंदी में आप कह सकते हो इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति, यानी किसी चीज़ की जो है चाहे बुराई करें आप चाहे अच्छाई करें और एक बहुत बड़े लेवल तक कर दें और मतलब कि नॉर्मल से हट जाएं, उसको बोला जाता है हाइपरबोल। ये कह रहा है एंड जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ, एंड 100 years शुड गो टू प्रेज दाइन आइज एंड ऑन दे फोरहेड गेज। ये कह रहा है कि जो राइटर है या पोइट है वो अपनी हीरोइन को कह रहा है के अंदर कि जो तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे फोरहेड पे, जो तुम्हारी आंखों में जो चमक है, जो मतलब सुंदरता है तुम्हारे चेहरे की, वो इतनी है कि मुझे उसकी प्रशंसा करने के लिए 100 साल लग जाएंगे। तो देखिए गाइस, आप कितनी बड़ी बात बोल रहा है जो पोइट कि भाई 100 साल लग जाएंगे। तो हाउ इट पॉसिबल इज नॉर्मल पर्सन कैन बी सो मच सी ब्यूटीफुल, हाउ कैन इट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक जो है नॉर्मल आदमी इतना सुंदर हो जाए कि भाई वो जो है ऐसा हो। तो ऐसा तो हम परियों के बारे में ऐसे सुनते हैं, तो वो कह रहा है 100 years लगेंगे। तो 100 years तो नॉर्मल आदमी की भी एज नहीं है आज के दिन। तो ये जो है क्या है, बिल्कुल अतिशयोक्ति बोली है, हद से ज़्यादा जो है उसको बोला है कि बढ़ा चढ़ा के बोला है कि कोई इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता में जो है 100 साल बीत जाएं अगर तारीफ करने लग जाएं। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो आपकी है टर्म है वो है नैरेटिव पोइट्री।
गाइस ये जो है नैरेटिव पोइट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है मैं बता रही हूँ आपको। ये 2000 का जो पेपर हुआ था हमारा, 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था स्क्रीनिंग का, जो पीजीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर ये एज ऑप्शन आई हुई थी। यानी एक पूछा हुआ था कि खाली उसका जो है कि ये किस टाइप की पोइट्री है, ऐसे कोई क्वेश्चन था, पोइट्री की फॉर्म पे क्वेश्चन था। जो है डायडेक्टिक पोइट्री है, सॉरी, और जो है वो नैरेटिव पोइट्री है, इस टाइप से पोइट्री की फॉर्म दे रखी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टाइप की पोइट्री होती क्या है, तभी आप उसको सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि गाइस जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ 1 नंबर से भी आदमी रह सकता है, और वो जो नज़दीक जाके रहना है उसके लिए मतलब कि जो उसका जो पेन होता है वो शायद ही कोई समझ सकता है। तो आप हर क्वेश्चन पे काम कीजिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको हर क्वेश्चन पे काम करना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। तो ये नहीं है कि हम जो है सिलेक्टिव पढ़ें, सिलेक्टिव पढ़ने से काम नहीं चलता है गाइस, क्योंकि सिलेक्टिव पढ़ने से आप एक एवरेज में ही आके रह जाएंगे, और एवरेज में सिलेक्शन नहीं होता है। तो यू हैव टू कम इन द मेरिट लिस्ट, आपको जो है मेरिट लिस्ट में आना होगा। तो यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक वेदर इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द अदर्स। तो जो दूसरों के अकॉर्डिंग जो है इम्पोर्टेंट हो, अनइम्पोर्टेंट है, बट यू हैव टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स। तो नैरेटिव पोइट्री को लेते हैं गाइस। व्हाट इज नैरेटिव पोइट्री? नैरेटिव पोइट्री ए पोएम टेल्स अ स्टोरी। नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव का मतलब होता है नैरेट करना। नैरेट क्या होता है? जैसे कोई जो है नैरेट क्या होता है? नैरेट का मतलब होता है वर्णन करना। तो कोई जो है जैसे कोई स्टोरी बता रहा है, कोई पोइट्री के अंदर या किसी प्रोज के अंदर, जब नैरेट का मतलब होता है, जैसे आपने कहते हैं इसका नैरेटर ये है, तो नैरेटर क्या करता है? वो कहानी बता रहा होता है किसी के बारे में। जैसे आप मूवी में भी देखते हो तो नैरेटर क्या करता है? उसकी स्टोरी बता रहा होता है कि ये नैरेटर है, ऐसा हुआ था, ऐसे हुआ था। और हम नॉर्मली बुक्स में भी देखते हैं ए पोएम टेल्स द स्टोरी, एक ऐसी पोएम जो आपको जो है स्टोरी बताती है। यानी कि जो पोएम जो है किसी चीज़ की कहानी बता रही होती है उसको बोला जाता है। यानी वो पोइट्री की फॉर्म में होती है, वर्स की फॉर्म में होती है, लेकिन वो आपको कोई स्टोरी बता रही होती है। लाइक चौसर्स कंटेम्पररी टेल, जैसे कि चौसर की कंटेम्पररी टेल्स है। गाइस अगर आपने चौसर की जो कंटेम्पररी टेल है वो अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने वीडियो बना रखा, मैंने उसका डिटेल में बता रखा है कि कितनी जो है जो स्टोरीज हैं उसके अंदर किसने कौन सी स्टोरी बताई है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको नहीं पता। और जो है कोलरिज राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये भी जो है पोइट्री की फॉर्म में है, लेकिन इसमें भी जो है एक स्टोरी बताई जाती है कि भाई वो जो 2 लोग हैं वो जो है पहले कहीं और जाते हैं, फिर शादी का सीन आता है। तो इस टाइप से जो वो कहानी बताई गई है, तो ये होती है नैरेटिव पोइट्री। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये जो है मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये मटेरियल अच्छा लगा होगा। और ये गाइस इंपॉर्टेंट है, मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों के लिए सभी जो है इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक तो एटलीस्ट मैं करवाऊँ आप लोगों को। तो थैंक यू स्टूडेंट एंड कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट। और आपका जो मोटिवेशन मुझे मिलता है तभी मैं जो है ये वीडियो डाल पाती हूँ, क्योंकि गाइस वैसे तो सभी बड़े बिजी हैं, मैं भी उतनी ही बिजी हूँ। जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस थी वो भी अब ऑनलाइन आ चुकी हैं, और जो ऑनलाइन क्लासेस तो ऑलरेडी थी। तो गाइस बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, जो वीडियो डालती हूँ वो इसलिए है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि इस बहाने आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाती है। तो गाइस जो है आपके मोटिवेशन के लिए, जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, मोटिवेशन देते हो, तो उसके लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू। क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो भी मुझे बहुत एनकरेज करते हैं। मुझे लगता है कि भाई हाँ कोई सुन रहा है, कोई इस चीज़ को, मेरे एफर्ट को देख रहा है। तो थैंक यू स्टूडेंट, वंस अगेन थैंक यू।